परसों हम पढ़े थे क्या, हिस्ट्री ऑफ एलपीजी के बारे में, एलपीजी कैसे बना। एलपीजी मतलब वो गैस वाला नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। वो समझा दिया था क्यों ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, उस टाइम हमारा देश का हालत कैसा था, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने का प्राइमरी पर्पस क्या था, सब कुछ मैं समझा दिया था। आज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसमें क्या क्या चीज था उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आया उसका फीचर्स क्या था। पहला फीचर्स तो लाइसेंस सिस्टम को हटाना। पुराने सिस्टम में क्या था, लाइसेंस राज सिस्टम था। पहले लाइसेंस राज मतलब क्या, पहले जब तुम इंडस्ट्री खोलने जाओगे, एक बिजनेस करने जाओगे तो हजारों लाइसेंस लगता था। इतना लाइसेंस लगता था, लोग परेशान हो जाते थे बिजनेस खोलने पे। तो लाइसेंस सिस्टम को पहले हटाया गया। कहां पर, एनईपी पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है ये, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। पहले क्या किया, लाइसेंस सिस्टम को हटाया। हटाया मतलब पूरा नहीं हटाया। जिस कंपनी को बनाने में 100 लाइसेंस लगते थे पहले, अभी 10-11 लाइसेंस में वो कंपनी बन जाता था। पहले से लाइसेंस सिस्टम को थोड़ा रिड्यूस किया गया, पूरा हटाया नहीं। समझ में आया। दूसरा फीचर क्या था, पब्लिक सेक्टर का रोल को लिमिटेड कर दिया गया। मैं बताया उस दिन क्या, कि गवर्नमेंट डरता था। क्या डरता था, कि बाहरी कंपनी को हम अगर इंडिया में अलाउ करेंगे, ईस्ट इंडिया की तरह वो कोलोनाइज कर देंगे, इसलिए बाहरी कंपनी को अलाउ ही नहीं करते थे। हर जगह पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी था, और गवर्नमेंट कंपनी का हालत बहुत खराब था, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में सारा ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है, सारा नेता लोग का हाथ होता है, वो लोग बहुत करप्शन करते थे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कैम हुआ था, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का स्कैम हुआ था। तो पब्लिक सेक्टर को सिंक्रोनाइज कर दिया गया, मतलब 100 पब्लिक कंपनी थे तो उसको 4 में रख दिए, बाकी 96 को प्राइवेट को दे दिया गया। मेन मेन चीज को पब्लिक सेक्टर कंपनी को दिया गया, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और कुछ बैंकिंग सेक्टर हो गया, एटॉमिक एनर्जी, ये सब सेक्टर में खाली गवर्नमेंट कंपनी आ सकता है, बाकी सब में प्राइवेट घुस सकते हैं। जैसे चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनियां भी बना सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल को कमा के, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल को कमा के प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, अलाउ किया गया। लिबरलाइज मतलब क्या, फ्री करना। लिबरलाइज मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन से दूर रखना या फिर रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखना, उसको बोलते हैं लिबरलाइज। जैसे तुम्हारे घर में क्या बोलते हैं, मम्मी पापा बहुत ये करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड पेरेंट। इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट पेरेंट, की बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट है। मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि तुम्हें स्ट्रिक्ट रख रहे हैं। अगर तुम्हें फ्री दिया जा रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे, कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत लिबरल हैं। लिबरल मतलब बहुत छूट देते हैं। तो ये क्या बोला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया मतलब क्या, बाहरी निवेश को इंडिया में अलाउ किया गया। पहले क्या होता था, बाहर देश से जो इन्वेस्टमेंट आता था उसको मना करता था सरकार, क्योंकि डर था कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ना हो, इसीलिए बाहरी निवेश को इंडिया रोक के रखा था। अभी एलपीजी आया या फिर एनईपी आया तो क्या हुआ, बाहरी निवेश को भी इंडिया ने अलाउ किया। बाहर के इन्वेस्टर भी हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड देखने के लिए मिला। पहले क्या था, पहले जमाने में इंपोर्ट कराना पड़ता था गाड़ी, मोटरसाइकिल। अभी जब एनईपी आया तो क्या हुआ, जॉइंट वेंचर से सामान सब प्रोड्यूस किए, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, क्या हुआ, जॉइंट वेंचर से प्रोड्यूस किए। बाहरी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम ज्यादा भरोसा किए, बाहरी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आया, इंडियन कंपनी के साथ क्या किया, जॉइंट वेंचर करके इंडिया में कुछ नया कंपनी बना, जैसे कि मारुति और सुजुकी, हीरो और होंडा। हीरो होंडा तो अभी अलग हो गए हैं, पहले हीरो होंडा दोनों एक साथ गाड़ी बनाते थे। टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अपग्रेड हुआ। कावासाकी और बजाज का था उस टाइम, बॉक्सर आता था। समझ में, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अपग्रेडेशन हुआ।
समझ में आया? बाहरी कंपनी का टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आकर क्या हुआ, इंडिया में ज्वाइंट वेंचर करके नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेटअप एफआईपीबी। एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो तुम लोग ऑस्ट्रेलिया से हो या फिर अमेरिका से हो, तुम मेरे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मेरे कंपनी का रिकॉर्ड देखे, हिस्ट्री चेक किए, अच्छा कंपनी तुमको लगा कि सर नहीं, किशोर का कंपनी अच्छा कंपनी है, ठीक है, तो तुम क्या किए, तुम अमेरिका में बैठ के मेरे कंपनी का रिकॉर्ड चेक करके, मेरे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करके मेरे कंपनी में 50 लाख लगा दिए, ठीक है। मैं क्या किया, तुम्हारा पैसा को चुपचाप खा दिया और फोन बोन नहीं उठाया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम आओगे मेरे यहां मारने मुझे, कहां का है बे, कहां का है, सुंदरगढ़ का है, मारेंगे, अमेरिका से आओगे, मैं उल्टा पीट के तुम्हारा लाश भेज दूंगा अमेरिका। तो जो बाहरी इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, क्या गारंटी नहीं है कि उनका पैसा ठग के कंपनी खा दे, हाँ या ना। तो किसी को तो बैकअप में आना पड़ेगा ना। तो सरकार ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप किया। सरकार का बैकअप था इन्वेस्टर लोग के पास कि अगर तुम्हारा पैसा कोई खा दिया, कोई कंपनी गलत तरीके से यूज किया या फिर ठग दिया, तो हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कौन सपोर्ट करेगा, सरकार। किसको सपोर्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर को। अगर फॉरेन इन्वेस्टर को मतलब ये भरोसा हो गया कि मेरे साथ सरकार है, मेरा पैसा कहीं डूब गया कल या फिर कोई गलत तरीके से यूज कर दिए कोई भी कंपनी, तो सरकार मुझे बैकअप देगा, सपोर्ट देगा, तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस हाई होगा कि नहीं होगा। किसी का भी सपोर्ट नहीं है, सरकार का सपोर्ट नहीं है, तो कैसे पैसा लगाएगा कोई इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में, लगाएगा नहीं लगाए। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया। समझ में आया कि नहीं आया तुमको। सरकार ने बैकअप दे रहा था कि तुम पैसा लगाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम बैकअप देंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा पैसा रिफंड कराएंगे। सरकार ही नहीं है तो किस भरोसे लगाएगा, तुम्हें देखने आएगा क्या कहां पर किशोर पात्र है, उसके कंपनी में 50 लाख लगाया हूं, चलते हैं उसको मारते हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। सामुएल्स, लेट्स गो सामुएल्स, विल किल किशोर पात्र, ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे। वो तो यूपी बिहार में कैसा है बब्बा, नाच इधर नाच बोलेंगे वो यूपी बिहार का लोग। तो सरकार का सपोर्ट होना चाहिए। तो सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एफआईबीएस बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसका, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। और सबसे लास्ट फीचर्स है स्मॉल स्केल सेक्टर को इंसेंटिव देना। मतलब जो छोटे छोटे कंपनी है, छोटे छोटे गांव के कंपनी है, शहर के कंपनी है, उनको ठीक ठाक स्कीम देना। जैसे कि अभी मुद्रा स्कीम है, मुद्रा स्कीम से बिजनेसमैन लोन उठा के अपना बिजनेस करेगा, बहुत सारा स्कीम है। अभी तो मुद्रा स्कीम है, मुझे पता है उस जमाने में क्या क्या स्कीम था उतना पता नहीं है मुझे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारा इंसेंटिव निकाला गया था उस टाइम। ये था एनईपी का फीचर्स। समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब एनईपी आया तो मेजर चेंज क्या हुआ। जो मैं एलपीजी बार बार कह रहा हूं, यही मेजर चेंज था एनईपी में। क्या मेजर चेंज था, एलपीजी गैस वाला नहीं रे बाबू, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एल का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, पी का फुल फॉर्म है प्राइवेटाइजेशन, जी का फुल फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन। इसको मैं शॉर्ट एक मिनट में इसका शॉर्ट बता दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट से बता दे रहा हूं, एलाबोरेट करूंगा यहां से, ठीक है। लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब क्या, छूट देना। लिबरल मतलब क्या, आजादी देना, छूट देना, फ्रीडम देना, लिबर्टी देना, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हें छूट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को आगे करना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। नेता लोग, ब्यूरोक्रेट्स बहुत खा के पब्लिक सेक्टर को खराब कर देते, इसीलिए सब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और प्राइवेट सेक्टर बना दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं,
ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? तो पहले देखेंगे एल मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब है छूट देना, आजादी देना, फ्रीडम देना। जैसे कि मैं पहले बोला, refers to remove unnecessary control and restriction on business and industry। बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जो अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी लाइसेंस का सिस्टम था, उसको हटाने को ही बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जैसे कि मैं पहले बताया, पहले के जमाने में लाइसेंस राज था। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंस लगता था, उसको हटाने को ही बोलते हैं लिबरलाइजेशन। बिजनेस को फ्रीली काम करने को दो, तब जाके इकोनॉमी ग्रो करेगा। बिजनेस के नाक में दम करके रखोगे तो बिजनेस ग्रो करेगा? सरकार कितना जॉब देगा? सरकार ज्यादा जॉब नहीं दे पाएगा, सरकार के पास लिमिटेड जॉब है। लेकिन बिजनेस तो जॉब क्रिएट करेगा ना। जैसे कि मैं एक बिजनेस किया तो मैं 5 गो जॉब क्रिएट किया, तुम लोग एक बिजनेस करोगे, ये 5 गो जॉब क्रिएट किया, तुम एक बिजनेस करोगे, तुम 10 गो जॉब क्रिएट करोगे। सरकार के पास तो लिमिटेड जॉब है ना, पोस्ट तो लिमिटेड है ना। तो बिजनेस को बढ़ावा देने से इकोनॉमी में बढ़ावा आएगा, इसीलिए बिजनेस को थोड़ा लिबरल किया गया। इसको ही बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इसमें इसका फीचर्स क्या है? इंडस्ट्री को सामान बनाने में और सामान को डिस्ट्रीब्यूशन करने में आजादी दिया गया। पहला फीचर्स क्या है? सामान बनाने में आजादी और सामान को डिस्ट्रीब्यूशन करने में आजादी दिया गया लिबरलाइजेशन में। तुमको एक चीज बता रहा हूं, देखो एक एग्जांपल से इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। मान लो मेरा स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मैं क्या कर रहा हूं? आयरन और से स्टील बना रहा हूं, ठीक है। उस जमाने में मेरा बिजनेस, मान लो 1970 में बिजनेस है मेरा, ठीक है। उस टाइम मेरा बिजनेस था, उस टाइम का बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं लाइसेंस बनाया था 1000 टन स्टील मैन्युफैक्चर करने का। समझ में आया? उस टाइम में लाइसेंस बना था कि मैं एक साल में 1000 टन स्टील बनाऊंगा। लेकिन मार्केट में स्टील का डिमांड बढ़ गया, लोग बढ़ रहे हैं, स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, लोग घर बना रहे हैं, विंडो बना रहे हैं, बहुत सारा सामान बन रहा है, तो स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। तो मुझे भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए, हाँ या ना? जैसे कि मान लो मैं एक दुकान दिया हूं, पहले दिन 10 कस्टमर आए, सारा सामान खत्म हो गया। दूसरे दिन 50 कस्टमर आए, तो मैं 50 कस्टमर के हिसाब से अपना सामान बनाऊंगा ना। होटल दिया हूं, ठीक है, पहले दिन 10 कस्टमर का सामान, पीछे नेक्स्ट डे क्या 50 कस्टमर का खाना बनाऊंगा, क्योंकि कस्टमर लोग बढ़ गए हैं। तो मार्केट में भी स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, तो मुझे भी 1000 से 1500 टन में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्टील का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं 1500 टन बना दूंगा क्या? बिना सरकार से पूछे 1500 टन मैं स्टील बनाऊंगा? नहीं। उस टाइम क्या होता था ना, जितना का तुम लाइसेंस लिए हो 1000 टन, उतना का ही तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे ज्यादा करोगे तो फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम था उस टाइम। गुरु मूवी, ये जो मुकेश अंबानी के पिताजी का नाम क्या था कि धीरू भाई अंबानी का लाइफ स्टोरी के बारे में दिया है, गुरु मूवी देख लेना, वहां पे सब कुछ बताया है ये सब बारे में, उस टाइम कैसा बिजनेस था। तो 500 टन ज्यादा सामान प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फिर एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहले से तो लाइसेंस लेके मेरा दिमाग खराब हो गया है, 1000 टन का लाइसेंस लेके, क्योंकि 1000 टन लाइसेंस लेने में मुझे 4-5 साल लगा है। सबको पैसा खिलाना पड़ता था, बहुत ऑफिस दौड़ना पड़ता था इधर उधर, फिर 500 टन के लिए फिर एक नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सिस्टम को हटाया गया, कहां पर? लिबरलाइजेशन में। दूसरा क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हुआ। उस टाइम क्या था ना, तुम सामान एक स्पेसिफिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। जैसे मान लो मैं सुंदरगढ़ का व्यापारी हूं, तो मैं सुंदरगढ़ राउल का इसी में ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सामान। अगर उड़ीसा से बाहर गया तो उसके लिए अलग से झंझट था। ऐसा था सिस्टम उस जमाने में, उसको भी हटाया गया। तुम इंडिया में बिजनेस कर तो इंडिया के किसी जगह पे क्या कर सकते हो, सामान प्रोड्यूस भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या था? नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे कि अभी मैं बताया, एक्सपेंशन और ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शन हटाया गया। पहले 1000 यूनिट का मेरे पास क्या था,
1000 टन का लाइसेंस था, फिर 1500 टन बनाऊंगा तो उसके लिए नया लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, मैं ऐसे ही 1500 टन क्या करूंगा, अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करके 1500 टन सामान या फिर स्टील बनाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो रेस्ट्रिक्शन था उसको भी हटा दिया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं सुंदरगढ़ का व्यापारी हूं तो झारसुगुड़ा, राउरकेला, संबलपुर इसी में बेच सकता हूं। उड़ीसा के बाहर जाऊंगा तो फिर मुझे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको हटा के जहां पर भी तुम सामान बेच सकते हो ऐसा वाला सिस्टम लाया गया। कहां पर, लिबरलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को सिंप्लीफाई किया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बहुत ज्यादा झंझट था, कोई सामान एक्सपोर्ट करोगे या फिर किसी दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ सामान इंपोर्ट कराओगे तो बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज, टैक्सेशन, ब्यूरोक्रेसी का कैच होना पड़ता था। इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया और टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया। इससे क्या हुआ, हमारे देश में सामान इंपोर्ट हुआ और हमारे देश का सामान बाहर एक्सपोर्ट होने में बहुत हेल्प हुआ। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टैक्स रेट में कटौती किया गया। पहले बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, जीएसटी में तुम पढ़ोगे कास्केडिंग इफेक्ट था। टैक्स में क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब क्या है, एक सामान के ऊपर एक टैक्स लगा है, दूसरा तीसरा टैक्स भी लगता था। उस टाइम पे वो कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया। कहां पर, लिबरलाइजेशन में। एक सामान के ऊपर एक से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स का वर्णन को कम कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट क्या है, एमएसएमई में रिफॉर्म लाया गया। ये एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। जो छोटा छोटा कंपनी थे, छोटा छोटा माइक्रो कंपनी थे, उनको बहुत ज्यादा आजादी मिला उस टाइम पे। ये था लिबरलाइजेशन का क्या फीचर्स और लिबरलाइजेशन का मतलब। समझ में आया। और एक बार, लिबरलाइजेशन मतलब छूट। सिंपल मीनिंग अगर गूगल में डालोगे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है तो मिलेगा फ्रीडम, छूट, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, आजादी। तो आजादी के ऊपर ये लिबरलाइजेशन पूरा फोकस है। टैक्स को कम करना, लाइसेंस को कम करना, बिजनेस करने में आजादी देना, स्ट्रेस फ्री बिजनेस करने के लिए ये लिबरलाइजेशन को लाया गया। कहां पर, 1991 में। समझ में आया। लिबरलाइजेशन पढ़े तो लिबरलाइजेशन को एडॉप्ट करने के लिए, लिबरलाइजेशन को अपनाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया, पहले भी बता दिया हूं फिर भी बता रहा हूं। लाइसेंस सिस्टम को पहले कम कर दिया गया। एबोलिश मतलब कम करना, पूरा नहीं हटाना है। मतलब जिस जगह पे 50 लाइसेंस लगता था उस जगह पे 10 लाइसेंस से काम चल जाएगा। मान लो एक फैक्ट्री डालने में 50 लाइसेंस लगता था, उसको हटा के 10 लाइसेंस कर देना। 50 लाइसेंस लेने में टाइम लगता था, पैसा लगता था, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। 10 लाइसेंस लेने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 50 लाइसेंस। दूसरा क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरलाइज करना। बताया हूं फिर भी बता रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिबरलाइज करना मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस, लीगल फॉर्मेलिटीज, स्टेप्स को सिंप्लीफाई करना। इससे क्या होगा, लोग सिंपल चीज को ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स चीज। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर को सब में घुसाना। मतलब 3 सेक्टर को छोड़ के, 3 या 4 सेक्टर को छोड़ के सबको 3 या 4 सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का एंट्री दिलाना, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एक प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि रेलवे सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी और पोस्ट ऑफिस, ये 3 को छोड़ के बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने के लिए अलाउ किया गया। और नेक्स्ट है फ्रीडम टू फिक्स प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीडम टू फिक्स प्राइस का मतलब क्या है, ध्यान दो। पहले क्या होता था, सरकार बहुत इंटरवेन करता था कंपनी या फिर फैक्ट्री को प्राइस फिक्स करने में। जैसे कि मान लो मैं एक फैक्ट्री डाला हूं, सामान मैं बना रहा हूं, इनपुट मैं लगा रहा हूं, लेकिन प्राइस कौन डिसाइड करेगा, सरकार के हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा कि कितना प्राइस मैं रखूंगा। लेकिन एलपीजी की वजह से क्या हुआ, फैक्ट्री को, कंपनियां को फ्रीडम मिला कि तुम खुद अपना प्राइस तुम खुद रख सकते हो बिना कोई सरकार का इंटरवीन के। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना। ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया उस टाइम पे। फॉरेन इन्वेस्टर क्या हुए, इंडियन मार्केट में अपना पैसा डाले, अपना इन्वेस्टमेंट किए। उस टाइम बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किए थे। और ये मैं मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगा कि मनमोहन सिंह ही थे जो एलपीजी को इंट्रोड्यूस किए और वो बहुत अच्छे
इकोनॉमिस्ट थे, भले ही प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ठीक नहीं थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बहुत तगड़े थे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इसीलिए बहुत अच्छा अच्छा स्कीम लॉन्च किए, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडिया के मार्केट में दौड़ के चले आए। नेक्स्ट क्या है, बैंक आर अलाउड टू लेंडिंग फिक्स रेट, इसको समझो। बैंक को अलाउ किया गया फिक्स रेट में लेंडिंग देना। लेंडिंग देना मतलब उधारी देना पब्लिक लोग को। पहले क्या होता था, मैं समझा रहा हूं। पहले बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का दबाव था, नेता लोग बहुत बैंक को दबाव के रखते थे। जैसे कि तुम लोग किसान हो, मान लो मैं बैंक हूं, मैं तुम लोग को क्या किया, नहीं होता है क्या, उधारी देना। मैं बैंक हूं, तुम लोग को उधारी दिया, ठीक है, 1-1 लाख रुपया दोनों ने लिए। अभी क्या हुआ, तुम लोग फसल उगाए नहीं उगाए वो थोड़ी ना मैं देखने जाऊंगा। तुम क्या बोले, बाढ़ की वजह से फसल खराब हो गया, ड्रॉप की वजह से फसल खराब हो गया, ये सब बोले। सरकार उस टाइम क्या करता था, जब इलेक्शन आता था ना, चासी लोग का, फार्मर लोग का सब लोन माफ कर देता था। तुम्हारा लोन भी माफ हो गया, तुम्हारा लोन भी माफ हो गया। तो बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, बैंक के ऊपर पड़ेगा कि सरकार के ऊपर पड़ेगा? बैंक के ऊपर पड़ेगा। बैंक ने तो लोन दिया है ना, बैंक का पैसा लोन दिया है, और सरकार ने अलाउ कर दिया सारा लोन माफ। बैंक तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, ऐसा सिस्टम होता था। बैंक को कितना रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना ये भी सरकार द्वारा फिक्स होता था। एलपीजी की वजह से क्या हुआ, बैंक का एक ऑटोनॉमी आया, बैंक के पास क्या आया, एक ऑटोनॉमी आया कि हम भी डिसाइड कर सकते हैं क्या, कि कितना % में तुमको लोन दिया जाएगा। पहले बैंक सरकार के दबाव में था। ये सब स्टेप लिया गया कहां पर, लिबरलाइजेशन में। कहां पर लिया गया, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन समझे। नेक्स्ट पढ़ेंगे पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब छूट देना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, दिमाग में क्या आ रहा, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनियां को आगे बढ़ावा देना। क्यों बढ़ावा देना प्राइवेट कंपनियां को, क्योंकि पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट था और बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था उस टाइम पे। पब्लिक कंपनी का हालत बहुत खराब था, हर जगह पब्लिक कंपनी घुसा पड़ा था। चड्डी भी मुझे बनाना है, स्टील भी मुझे बनाना है, एटॉमिक बम भी मुझे बनाना है, सब बनाना है। तो प्राइवेट कंपनी करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या? तो प्राइवेट कंपनी भी तो क्या करना, अलाउ करना है कि नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, रेफर्स टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल मतलब पब्लिक सेक्टर को घटाना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, यही मुख्य उद्देश्य था प्राइवेटाइजेशन का। समझ में आया? इसका मेन फीचर्स क्या है, पब्लिक सेक्टर को कमाना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उनमें डिस इन्वेस्टमेंट करना। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब जानते हो, बता रहा हूं, देखो मैं मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी हूं, किशोर कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मेरा कंपनी का हिस्सा को मैं किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर को बेच दूंगा, इसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी एलआईसी का हुआ था, शायद मुझे इतना याद नहीं है, एलआईसी पब्लिक सेक्टर कंपनी था, उसका डिस इन्वेस्टमेंट हुआ। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना या फिर बेच देना, कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा, उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो पब्लिक कंपनी का क्या हुआ, डिस इन्वेस्टमेंट हुआ। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दिया गया, कुछ पोर्शन या फिर पूरा पोर्शन। प्राइवेट कंपनी का ग्रोथ में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। कहां पर, प्राइवेटाइजेशन में। समझ में आया? प्राइवेट कंपनी को एंट्री देने का एक पर्पस भी था, क्योंकि पब्लिक कंपनी का हालत बहुत खराब था। पब्लिक कंपनी में ना सब ब्यूरोक्रेट्स घुस के, मतलब वो क्या है, जोंक, जोंक नहीं होता है, जोंक जानते हो, जोंक, वो जो गाय भैंस में लगता है इतना छोटा और खून चूसता है, वो ऐसा टाइप का था। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करने का प्राइमरी पर्पस क्या था, बता दिया हूं, फिर भी बता रहा हूं कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोल के बैठे, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां खोल के बैठे।
समझ में है? सरकार का तो बहुत सारा काम है ना, खाली फैक्ट्री खोलेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम, लोगों का भलाई करना, ये सब कौन करेगा? सरकार करेगा ना। तो सरकार के पास रिसोर्सेस नहीं था, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, तुम करो अपना बिजनेस, तुम खोलो फैक्ट्री, तुम खोलो इंडस्ट्री, रोजगार पैदा करो, इकोनॉमी को बढ़ावा दो, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या था? प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता था। पब्लिक कंपनी में क्या है? पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर का क्या रोल है? जैसे कि गवर्नमेंट टीचर तुम पढ़ो ना पढ़ो मतलब नहीं है, उनका सैलरी आएगा, पेट ऐसा फूला रहेगा। गवर्नमेंट बाबू को तो जानते हो कैसा करते हैं, पान खाएंगे, हाँ सर ये सिग्नेचर कर दीजिए, 5 नंबर से तुम बोलोगे, मतलब तुम जानते हो गवर्नमेंट ऑफिस का हालत क्या है, तुम बोलोगे सर यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, वो पान खाएगा, नहीं नहीं ये 5 नंबर पे जाओ, 5 नंबर पे बाबू सिग्नेचर करेगा। तुम 5 नंबर पे गए, सर बोले हैं थोड़ा सिग्नेचर कर दो, नहीं नहीं वो भी पान खा रहा है, ये 1 नंबर में होगा, 1 नंबर। उस ऑफिस में तुम इतना चक्कर काटोगे, वहां पर ही तुम्हारा मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। ये सब है। तो गवर्नमेंट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में प्रोफेशनलिज्म नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से क्या करते थे, काम करते, काम हो ना हो, फैक्ट्री प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए कोई मतलब नहीं, उनको सैलरी मिलता था और ऊपर से करप्शन अलग से, तो इसीलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता था। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया गया। प्राइवेट तो जानते हो, प्राइवेट में बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है, भले ही प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाता है क्योंकि सर्विस भी तो अच्छा देता है, हाँ है ना, समझ में। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। पब्लिक कंपनी में डिसीजन लेना बहुत टेंशन का काम था। एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 50 गो फोन लगाना पड़ता था, सर मैं ये चीज लाऊं, फिर वो सर उसके ऊपर वाले सर को फोन करेगा, उसके ऊपर वाले सर उसके ऊपर वाले सर को फोन करेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर को फोन करेगा, हाँ बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन का इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। पब्लिक कंपनी में हालत ऐसा था, कुछ भी डिसीजन लो 50 गो लोग को पूछ के डिसीजन लेना पड़ता था, फ्रीडमली डिसीजन नहीं लेने होता था। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का प्रिंटर खराब हो गया था, ये रियल इंसिडेंट है, मैं मतलब ऐसे मतलब अपने रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। ये प्रिंटर खराब हो गया था, तो मैं पैसा डिपॉजिट किया, प्रिंट मारने के लिए बोला, तो प्रिंटर खराब है बोला, 2-3 महीना तक गया, प्रिंटर नहीं बना, अभी अभी बना है वो प्रिंटर। क्यों? सरकारी काम में बहुत डिले होता है और डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आता है, दैट्स व्हाई प्राइवेट कंपनी को एंट्री दिया गया। प्राइवेट कंपनी में क्या है ना, जल्दी डिसीजन लेना होता था, तुरंत डिसीजन ले, अभी एक प्रिंटर खराब हो गया तो तुरंत प्रिंटर चेंज कर दो, 50 जन को पूछना नहीं पड़ेगा ना, सीनियर को पूछना नहीं पड़ेगा, फिर सीनियर को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, सर प्रिंटर चेंज हो गया है, खराब हो गया है सुंदरगढ़ में, लगाएं, रुको रुको फंड का कमी है, इलेक्शन के लिए पोस्टर छपा रहे हैं, ये सब टेंशन है ना गवर्नमेंट में, तो ये दिक्कत आ रहा था, इसीलिए प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिसोर्सेस प्रॉपरली यूज करता है कौन? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या करता है, कैसे कम रिसोर्सेस में अच्छा अच्छा चीज बनाए, यही लक्ष्य है प्राइवेट कंपनी का। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या है, रिसोर्सेस को पूरा वेस्ट करके यूज कर रहा है, हाँ या ना। गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, रिसोर्सेस को इधर उधर फेंक के यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का रिसोर्स है, सरकार का पैसा जाएगा। और नेक्स्ट है ब्रिंग पर्सनल टच इन वर्किंग। इसका मतलब क्या है, तुम एक प्राइवेट कंपनी में काम करके देखो, एक गवर्नमेंट कंपनी में काम करके देखो। प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी में मैं मैनेजर हूं, मान लो मैं सबको पूछूंगा टारगेट पूरा हुआ, टारगेट पूरा हुआ, टारगेट पूरा हुआ, सबका पर्सनल टच रखूंगा। पर्सनल टच मतलब वो वाला खराब मत सोचना ठीक है, पटा वटा नहीं लूंगा, पर्सनल टच रहूंगा, काम के बारे में तुम्हें बार बार पूछताछ करूंगा, बताऊंगा। गवर्नमेंट कंपनी में काम हो नहीं हो मतलब नहीं है, सैलरी मिलने से मतलब है, हाँ या ना। अभी यहाँ सुंदरगढ़ में अभी ब्रिज बन रहा है, देखना मैं जब मेरा पोता होगा तब ब्रिज का इनॉग्रेशन होगा, ऐसा सिस्टम होता है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कहाँ पर, पब्लिक सेक्टर में बहुत डिले, बहुत लेंथी प्रोसेस था, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया या फिर अलाउ किया गया। समझ में आया, ये प्राइवेटाइजेशन का थीम है।
ये प्राइवेटाइजेशन को एडॉप्ट करने में क्या क्या मेथड यूज किया गया वो सीखेंगे। पहला है पब्लिक सेक्टर रोल को कमा देना, कितना तक, 3 तक, मतलब तीन ही सेक्टर में पब्लिक कंपनी का बोलबाला चलेगा, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर करेंगे। ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं करेगा, पब्लिक भी करेगा, लेकिन प्राइवेट को अलाउ किया गया। जैसे कि एक एटॉमिक एनर्जी हो गया, एक रेलवे हो गया, एक पोस्ट ऑफिस, ये 3 सेक्टर को छोड़ के बाकी सब में प्राइवेट घुसो। ऐसा नहीं कि पब्लिक ना घुसे, पब्लिक भी घुसेगा, प्राइवेट भी घुसेगा। अभी तो एटॉमिक प्राइवेट को भी दे दिया गया है, आर्म एंड एमुनेशन ये महिंद्रा बनाते हैं, टाटा वाटा लोग। नेक्स्ट क्या है, BIFR सेटअप किया गया। BIFR मतलब क्या, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, ये BIFR में कुछ लोग थे, ये लोग क्या करते थे, किस कंपनी को बंद करना है, किस कंपनी को आगे बढ़ाना है, वो डिसाइड करते थे BIFR के मेंबर्स। किस कंपनी मतलब क्या, पब्लिक कंपनी। मान लो 100 पब्लिक कंपनी है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी, इसमें से 10 अच्छा काम कर रहे हैं, 90 खराब काम कर रहे हैं, तो ये 90 को बंद कर देना है, 10 को चलाना है। तो BIFR का काम यही था, पब्लिक कंपनी को आगे चलाना है, किसको बंद करना है, इसका काम कौन करता था, BIFR। समझ में आया। और तीसरा क्या एडॉप्ट किया गया प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पब्लिक कंपनी का हिस्सा को बेच देना प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो वैसे ही नहीं चल रहा है, उसको चला के क्या फायदा, हर साल लॉसेस पे लॉसेस कर रहा है। तो पब्लिक कंपनी को बेच के प्राइवेट कंपनी को, मतलब पब्लिक कंपनी का शेयर को प्राइवेट कंपनी को बेच देना। समझ में आया। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ हम मिलके बिजनेस करने को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि मैं बताया था हिस्ट्री ऑफ LPG 1991, क्या था, पहले इंडियन इकोनॉमी एक प्रकार का क्लोज इकोनॉमी था, ऐसा नहीं कि पूरा क्लोज था, लेकिन लगभग क्लोज था। बाहरी देश के साथ हम इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे, बताया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चक्कर में हम लोग डरते थे, बाहर देश के साथ ज्यादा ट्रेड करेंगे, ज्यादा ये करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि बाहर देश से लग्जरी सामान इंपोर्ट कराएं। होता था लेकिन बहुत कम होता था, मतलब लगभग क्लोज था, कुछ सामान ही इंपोर्ट कराते थे। जब LPG आया 1991 में, तो ग्लोबलाइजेशन भी उसके साथ आया, और ग्लोबलाइजेशन का मेन फीचर्स क्या था, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, यही ग्लोबलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स क्या था, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस क्या था, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट कंट्री, मतलब क्या, डिफरेंट कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट फ्री हो, जैसे कि हमारा सामान बाहर देश में सेल हो, बाहर देश का सामान हमारे देश में सेल हो, यही फर्स्ट पर्पस था ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट फीचर्स क्या था, फ्री मूवमेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, खाली सामान और सेवा बाहर देश आना जाना ना करे, लेबर और कैपिटल भी बाहर देश से हमारे देश आएगा, हमारे देश का लेबर बाहर देश जाएगा, या फिर कैपिटल जाएगा। जैसे कि एक अमेरिका का इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। एक अमेरिका का पर्सन आके इंडिया में रह के काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। हमारा लोग बाहर जाके काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो खाली सामान और सेवा का मूवमेंट नहीं हुआ, लेबर और कैपिटल का भी मूवमेंट हुआ। थर्ड फीचर क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड फीचर्स क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी फ्लो अनरेस्ट्रिक्टेड हुआ। अनरेस्ट्रिक्टेड हुआ मतलब क्या, बाहरी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आया, हमारा इंडिया का टेक्नोलॉजी बाहर गया। वैसे इंडिया का इतना खास टेक्नोलॉजी तो नहीं है, जो बाहर का ही टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया पे आया। जैसे कि कावासाकी और बजाज मिलके बॉक्सर गाड़ी बनाए, मारुति और सुजुकी मिलके क्या बनाए, कार बनाए, हीरो और होंडा मिलके क्या बनाए, बाइक बनाए। लास्ट पॉइंट था कॉमन मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट। अगर कोई इंटरनेशनल बाजार में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई दिक्कत हुआ, उसके लिए एक कॉमन सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया गया, जिससे क्या होगा, आपस में दो कंट्री उस मैकेनिज्म के थ्रू अपना डिस्प्यूट सुलझा सके। ये था ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स। ये ग्लोबलाइजेशन इंडिया में एडॉप्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब बता दिया हूं कि
इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब क्या, हमारा सामान बाहर सेल होगा, बाहर का सामान हमारे इंडिया में भी आएगा। यही ग्लोबलाइजेशन का प्राइमरी पर्पस था, मतलब बिना कोई रुकावट के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो, ये ग्लोबलाइजेशन था। इसके लिए FERA फेरा बनाया गया। क्या बनाया गया? फेरा। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि बाद में जाकर फेमा में कन्वर्ट हो गया, फेमा में बदल गया। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फेरा और फेमा क्या है देखो, पहले भी बता दिया हूं, अभी फिर बता रहा हूं। एक अमेरिका का इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाएगा, कैसे लगाएगा? किसके भरोसे लगाएगा? कंपनी के भरोसे लगाएगा कि सरकार के भरोसे लगाएगा? सरकार के भरोसे लगाएगा, क्योंकि कंपनी ठग दिया तो वो कहां जाएगा? जस्टिस मांगने सरकार के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? जैसे कि मान लो मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूं, मैं दुबई में पैसा लगा दिया, वो प्रिंस झूठा निकला, कंपनी की आड़ में मेरा सारा पैसा खा गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? दुबई में, वो रेगिस्तान में, हाँ चल के जाऊंगा, ढूंढूंगा उस प्रिंस को, नहीं हो पाएगा। तो मैं कैसे पैसा लगाऊंगा? किसके भरोसे पैसा लगाऊंगा? दुबई में दुबई का लॉ एंड रेगुलेशन, नियम कानून, दुबई का गवर्नमेंट के भरोसे में पैसा लगाऊंगा। वैसे हमारे इंडिया में भी इन्वेस्टर लोग, बाहरी इन्वेस्टर कैसे पैसा लगाएंगे? इंडियन गवर्नमेंट का भरोसे पैसा लगाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या किया? फेरा और फेमा एक्ट बना दिया। किस लिए? बाहरी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये फेरा और फेमा एक्ट के थ्रू क्या उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एक्ट नहीं होता तो क्या होता? बाहर के इन्वेस्टर हमारे इंडिया में पैसा लगाते और हमारा इंडिया का कोई बिजनेसमैन उसको ठग देता, तो इन्वेस्टर लोग हमारे बिजनेसमैन के ऊपर भरोसा करते, इंडियन मार्केट पे भरोसा करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक इन्वेस्टर बोलता है इंडिया में पैसा मत लगाओ, वहां का कोई सरकार का सपोर्ट नहीं है, बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं क्या हो रहा है? ठग के ले रहे हैं। इसीलिए फेरा और फेमा एक्ट बना। तो फेरा और फेमा क्यों बनाया गया? फॉरेन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए फेरा और फेमा बनाया गया। फॉरेन इन्वेस्टर को भरोसा हो कि इंडिया में पैसा लगाने से कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आएगा भी तो सरकार हमारा मदद करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है FDI को लिबरलाइज किया गया। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में उसको बोलते हैं FDI। जैसे कि मान लो मैं एक फॉरेनर हूं, मैं इंडियन मार्केट में या फिर इंडियन कंपनी में अपना पैसा लगाया, उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले FDI को अलाउ नहीं किया गया था। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी के चक्कर में सरकार को डर था फॉरेन के लोग हमारे इंडिया में पैसा लगाएंगे, इंडियन कंपनी को कंट्रोल करेंगे, फिर इंडिया को कब्जा लेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ? इसको हटा के FDI को लिबरलाइज कर दिया गया कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया में पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेप लिया गया? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी अलाउड। रूपी का कन्वर्जन होना स्टार्ट हुआ, रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो गया, रूपी को यूरो में, रूपी को यान में, ये सब में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो गया। इसीलिए बाहरी देश के साथ हमारा ट्रेड ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। जैसे कि मान लो पहले सामान मंगाते तो 50% टैक्स लगता था, अभी इसको हटा के 5% कर दी। समझ में आया? इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से क्या हुआ? बाहरी सामान ज्यादा इंडिया में आया और बाहरी सामान का प्राइस भी कम हो गया। नेक्स्ट क्या था? एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरा हटा दिया गया। एक्सपोर्ट करने में क्या होता था? पहले टैक्स देना पड़ता था, बहुत सारा फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ता था। क्या किए? एक्सपोर्ट को पूरा हटा दिया, इसीलिए इंडिया का एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ा। इंडियन लोग ज्यादा एक्सपोर्ट किए बाहरी देश को सामान या फिर फॉरेन कंट्री को। तो एक्सपोर्ट करने से फायदा क्या होता है? हमें फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिलता है। क्या ज्यादा मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर हमारा ज्यादा आता है तो रूपी स्ट्रेंथ होता है। ज्यादा एक्सपोर्ट करने से रूपी स्ट्रेंथ होता है। जब अभी जैसे कि रूपी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? हाँ। नेक्स्ट क्या है? टैरिफ स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया गया। टैरिफ स्ट्रक्चर मतलब क्या? जो सामान ले आने और सामान एक्सपोर्ट करने में जो टैरिफ लगता है उसको रेशनलाइज किया गया, बहुत कम कर दिया गया। जैसे कि अभी तुम नहीं सुनते हो क्या, ट्रंप ने 100% टैरिफ ड्यूटी लगा दिया चाइना पे, इंडिया पे, उसको रेशनलाइज किया गया। कहां पर? ग्लोबलाइजेशन पे। उसके बाद पढ़ेंगे NEP जो आया, न्यू इकोनॉमिक्स जब आया,
क्या क्या रिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म मतलब चेंज क्या क्या हुआ। पहला फायदा क्या हुआ, बिजनेस करना आसान हो गया, इजी इन एंटरिंग बिजनेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले लाइसेंस राज था, बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। अभी क्या हुआ, बिजनेस करना बहुत इजी हो गया, बहुत ज्यादा लिबरलाइज छूट मिला, फ्रीडम मिला बिजनेसमैन को। कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, पहले 10 कंपनी थे, अभी 100 कंपनी हो गए। 10 कंपनी पूरा इंडिया में राज करते थे, अभी 100 कंपनी हो गए, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर के लिए फायदा है और कंपनियां के लिए भी फायदा है। समझ में आया। जैसे कि मान लो सुंदरगढ़ में एक कोचिंग सेंटर है, मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मैं जिस हिसाब से मेरा कोचिंग सेंटर चलाऊंगा उस हिसाब से तुम चलोगे कि नहीं चलोगे, हाँ या ना। मैं जितना फी रखूंगा उतना फी देना पड़ेगा। तो कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। तुम्हारे पास मान लो ऑप्शन है, अभी सुंदरगढ़ में 5 कोचिंग सेंटर है, तुम किसी भी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हो जो तुम्हें बेस्ट स्टडी दे, बेस्ट प्राइसिंग मिले। लेकिन एक ही कोचिंग सेंटर होता तो क्या होता, मैं अपनी मनमानी करता, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाता, 2000 फीस लेता, मर मर के पढ़ते। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। कंपटीशन मार्केट के लिए भी अच्छा है और कंपनियां के लिए भी अच्छा है। समझ में आया। तो कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, कंज्यूमर और मार्केट दोनों के लिए फायदा है। तो जब एलपीजी आया, कंपटीशन भी बढ़ा। पब्लिक सेक्टर तो पहले से था, प्राइवेट सेक्टर भी 50 गो आगे, तो कंपटीशन बढ़ा, कंज्यूमर को फायदा मिला, मार्केट को भी फायदा मिला। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज आया। ये क्या है, चेंज का साइन है, ये ट्रायंगल का साइन नहीं है। टेक्नोलॉजी में क्या आया, चेंज आया। टेक्नोलॉजी में चेंज आया मतलब क्या, बेहतर टेक्नोलॉजी मिला। हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन कंपनियों के साथ अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप किए। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर का डिमांड बढ़ा। कंज्यूमर अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, मुझे अच्छा प्रोडक्ट दो, इससे बेहतर फीचर्स वाला प्रोडक्ट दो, ये वाला सिस्टम किया, इसीलिए कंज्यूमर का डिमांड भी बढ़ा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज हुआ। पहले जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था वो प्रॉफिट ओरिएंटेड था, बेच के पैसा निकालो, प्रॉफिट निकालो। अभी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना दोनों में है, लेकिन पहले क्या था, सेल करके प्रॉफिट कमाना, अभी क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी क्या हुआ, चेंज हो गया एलपीजी की आने की वजह से। नेक्स्ट क्या था, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत बड़ा चेंजेस आया। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, देखो पहले क्या होता था, कंपनी में लोग काम करते थे, ठीक है, कंपनी में लोग काम करते थे। अभी मैं, तुम लोग मान लो मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तुम लोग काम किए, तुम लोग को छुट्टी दे दिया, तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा तबीयत कैसा है, तुम्हारा जिंदगी कैसा है, तुम अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम करने का मन है कि नहीं, ये सब चीज में ध्यान नहीं दिया जाता था। एजुकेशन कैसा चल रहा है बच्चा का, तुम्हारी मम्मी पापा का हेल्थ केयर कैसा, ये सब में ध्यान नहीं था। एम्प्लॉय को काम कराओ, उसको भगाओ, खत्म हुआ आज का पीरियड, चले दे के भगाओ। लेकिन अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी के एरा में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, एक एम्प्लॉय को खाली काम कराना नहीं होता है, उसका सुख दुख भी समझना होता है, उसको छुट्टी भी देना होता है, उसका बच्चा लोग कैसे एफोर्डेबल एजुकेशन ले, उसके लिए भी व्यवस्था करना होता है। ठीक है, कंपनियां क्या कर रहे हैं, अभी कंपनियां किसी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं या फिर अपना खुद का स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, एम्प्लॉय लोग का बच्चा वहां पर पढ़ रहे हैं कम प्राइस में। ठीक है, कंपनियां क्या कर रही हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहां से क्या होगा, एम्प्लॉय लोग का मम्मी पापा, एम्प्लॉय लोग का फैमिली मेंबर का क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है कम दाम में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी ज्यादा फोकस किया गया। एनईपी आने के बाद, क्या आने के बाद, एनईपी पहले क्या काम कराओ, हो गया, सैलरी दो, हो गया, इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ा। हमारा क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि एक्सपोर्ट का ड्यूटी को पूरा हटा दिया गया और सरकार एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फोकस किया। समझ में, ज्यादा एक्सपोर्ट किया तो क्या होगा, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा। और पब्लिक सेक्टर को चेंज किया गया, जैसे बताया था ना कल, BIFR बना, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन।
बीआईएफआर बन के क्या हुआ, बीआईएफआर बना और कौन सा पब्लिक सेक्टर को बंद करना है, कौन सा पब्लिक सेक्टर को चालू करना है, इस पे ज्यादा फोकस किया गया। तो ये था एनईपी रिफॉर्म का इम्पैक्ट। और लास्ट पढ़ेंगे मैनेजरियल फील्ड में, किस फील्ड में, मैनेजरियल फील्ड में एनईपी क्या क्या चेंजेस लाया। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, एक बिजनेस ना करके मल्टीपल बिजनेस करना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मान लो मेरा कोचिंग सेंटर भी है, मेरा किराना दुकान भी है, मेरा टूर एंड ट्रैवल बिजनेस भी है, ये है डाइवर्सिफिकेशन। अगर कल को कुछ बिजनेस में कोई ऊंच नीच हो गया तो बाकी दो तो बचे ना। मान लो टूर एंड ट्रैवल में मेरा लॉस हो गया, गाड़ी वाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो कोचिंग सेंटर और किराना दुकान तो बचा है कि नहीं बचा है। तो बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन आया। कंपनियां क्या किए, एक प्रोडक्ट को नहीं 2-3 सेगमेंट में अपना पैर रखे। जैसे कि मान लो मैं सैमसंग कंपनी हूं, मैं खाली मोबाइल नहीं बनाया, मैं टीवी भी बनाया, फ्रिज भी बनाया, घड़ी भी बनाई, ये सब, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जॉइंट वेंचर विद एमएनसी। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ और नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किए इंडियन मार्केट में, जैसे कि हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, कावासाकी, बजाज, ये सब। ब्रांड बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस किए। पहले क्या होता था, ब्रांड ऐसा कुछ नहीं होता था, सामान बेचने में मतलब रखते थे। 1991 से पहले इतना अच्छा ब्रांड कॉन्शियस नहीं थे लोग। 1991 के बाद ब्रांड बिल्डिंग पे कंपनियां ज्यादा फोकस किए, क्योंकि ब्रांड पहचान होता है, जैसे कि दी कॉमर्शियल। उसके बाद ये 1991 वाला एनईपी कस्टमर ओरिएंटेड हुआ। क्या ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड मतलब क्या, कस्टमर का नीड को नजर में रखते हुए सामान बेचना या फिर बिजनेस करना। अगर हम कस्टमर का नीड को देख के बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर कस्टमर का ग्रोथ, कस्टमर का नीड, कस्टमर का जरूरत को अवॉइड करके हम बिजनेस करेंगे तो ज्यादा दिन तक हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट का कंप्लीट चैप्टर। समझ में आया। अभी क्या करेंगे ना, कुछ दिन के बाद इसका पीवाईक्यू करेंगे, कल करेंगे इसका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू करने से क्या होगा, हमें क्वेश्चन पैटर्न पता चलता है, कौन से साल की कैसा कैसा क्वेश्चन आया है पता चलता है। समझ में आया।